दोस्तों, मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्याओं को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये राजस्थान बोर्ड के जो बच्चे हैं जो कि एनसीईआरटी बुक को पढ़ रहे हैं उनके लिए उपयोगी है। दोस्तों, पहला हम अध्याय हमारा वास्तविक संख्या है, इनको हम बोलते हैं प्यार से रियल नंबर्स। दोस्तों देखिएगा, समझेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है। दोस्तों, दो प्रकार की संख्या होती है। एक तो संख्या होती है वास्तविक और एक संख्या होती है अवास्तविक। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जिनको हमारे मैथमेटिक्स में यूज़ में लेते हैं। जैसे कोई भी नंबर हो, 10, 20, 50, 70, 80, 90, जो भी हमारे मन में जो नंबर आ रहा है ना, वो सभी की सभी वास्तविक संख्या हैं। ये वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की है दोस्तों। एक तो हमारे पास में है परिमेय संख्या, एक संख्या तो हमारे पास में परिमेय संख्या, और जो दूसरी जो संख्या है दोस्तों वो हमारे पास में है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। दोस्तों देखिएगा, परिमेय संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या है जिनको हम अंश बट्टा हर के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या है जिनको हम अंश बट्टा हर के रूप में लिख सकते हैं, वो संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या है। दोस्तों जैसे मैं कोई नंबर लिखता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 5/8, तो ये एक बट्टे वाली संख्या है। कहने का मतलब ये एक परिमेय संख्या है, 5/8। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 9/2, ये भी हमारे पास एक परिमेय संख्या है। मैंने एक और नंबर लिख दिया 0/3, ये भी हमारे पास में क्या है, एक परिमेय संख्या है। दोस्तों परिमेय संख्या होने के लिए एक शर्त होती है। वो शर्त क्या है दोस्तों, कि हमारे पास जो हर है ना, हर का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है Q डज नॉट इक्वल 0। जो बट्टे वाली संख्या है ना, बट्टे में क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर कोई संख्या, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 7/0, तो ये संख्या परिमेय संख्या नहीं है। देखिए दोस्तों, ऊपर तो 0 आ सकता है लेकिन नीचे 0 नहीं आ सकता। अगर किसी संख्या में नीचे 0 आता है तो परिमेय संख्या ना होकर के वो संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ 7/0, तो ये संख्या जब भी इसको फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि इस संख्या को परिमित नहीं किया जा सकता, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसे अपरिमेय संख्या। दोस्तों देखिएगा, और क्या परिमेय संख्या होती है। जैसे मैंने कोई रूट में कोई नंबर लिख दिया 16, दोस्तों इसका पूर्णतः वर्गमूल निकलता है, वो कितना निकलता है, 4, तो √16 भी एक परिमेय संख्या होगी। जैसे मैंने दोस्तों एक और नंबर लिख दिया √36, तो यहाँ पर देखो इसका भी जो प्रॉपर वर्गमूल निकलता है वो कितना निकलता है, 6 निकलता है। लेकिन दोस्तों कोई ऐसी संख्या, जैसे मैंने लिख दिया √5, तो 5 का तो कोई वर्गमूल होता नहीं है, तो ये परिमेय संख्या ना होकर के क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। दोस्तों यहाँ से 5 हटा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे जो √5 है ना दोस्तों, वो भी हमारे पास में क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि 5 का पूर्णतः वर्गमूल नहीं होता। दोस्तों आइए और अच्छे से हम समझते हैं। अभी मैंने कहा है कि 7/0 ये एक अपरिमेय संख्या है, तो दोस्तों हम इसको प्रूव करके देखते हैं कि किस प्रकार से ये संख्या अपरिमेय संख्या है। दोस्तों समझिएगा बात को, कि जैसे मेरे पास में ये नंबर है 7, और 7 में मैं किसका भाग दूंगा, 0 का भाग दूंगा। दोस्तों तो देखिएगा, यहाँ पर एक बार मैं 0 की टेबल लिखता हूँ। तो दोस्तों देखिएगा, मैंने यहाँ पर 0 की टेबल लिखी। 0 का पढ़ा, एक बार बोलने पर 0, 2 बार बोलने पर भी 0, 3 बार बोलने पर भी 0। भाग देने का मतलब ये होता है कि जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं ना, जो बीच में हमारे पास जो संख्या है जिसमें भाग दे रहे हैं, उस संख्या के आसपास पहुंचे। जैसे दोस्तों ये मेरे पास कोई नंबर 8 है और मैं इसमें 2 का भाग दे रहा हूँ। दोस्तों 2 का पढ़ा बोलूंगा तो कम से कम मैं 4 बार पहुंच गया इसके पास में, तो 4 बार में कितना आ गया, 8। क्योंकि भाग देने का उद्देश्य यही होता है कि संख्या के आसपास या फिर बराबर पहुंच जाए। लेकिन जब मैं 0 का पहाड़ा बोल रहा हूँ ना दोस्तों, तो मैंने 1 बार बोला तब भी 0, 2 बार बोला, 5 बार बोला, 7 बार बोला, हर बार 0। क्योंकि नियम हमारा ये है कि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 आता है। अगर मैं 0 का पढ़ा अगर मैं 1,00,000 बार भी बोलूंगा ना, तो ये 0 कभी भी 7 के पास नहीं पहुंचेगा। चाहे 10 दिन लग जाए मेरे को 0 का पढ़ा बोलते बोलते, तो भी ये मैं इसमें 0 का भाग नहीं दे पाऊंगा। इसी कारण यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, इनफाइनाइट लिखा है। दोस्तों आगे और समझते हैं, और अच्छे समझते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में क्या डिफरेंस है। दोस्तों यहाँ पर समझिएगा, जैसे यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 1 का स्क्वायर कितना है 1, 2 का स्क्वायर कितना है 4, 3 का स्क्वायर कितना है दोस्तों 9, और 4 का स्क्वायर होता है कितना 16, 5 का स्क्वायर कितना है 25। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को 25 तक के स्क्वायर याद होंगे। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो अपनी पढ़ाई को अच्छा बनाने के लिए आपको एटलीस्ट 20 या 25 तक के तो स्क्वायर याद होनी ही चाहिए। दोस्तों 6 का स्क्वायर कितना है 36। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर ये 1, 4, 9, 16, 25 ये संख्या सभी संख्याएं परिमेय संख्या है। अगर मैं इन पे रूट भी लगा दूँ ना दोस्तों, तब भी संख्या क्या रहेगी, ये परिमेय संख्या ही रहेगी। दोस्तों जब मैं इन पे रूट भी लगा दूँ ना, तब भी क्या रहेगी, परिमेय संख्या रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 25 का पूर्णतः वर्गमूल 5 होता है और 16 का पूर्णतः वर्गमूल 4 होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो बीच के नंबर है, 1 के बाद में कितना आता है 2, फिर कितना आता है 3, ये नंबर गायब हो चुके हैं। दोस्तों समझिएगा, वापस ये 4 है, 4 के बाद में 5 गायब हो गया, 6, 7, 8 ये नंबर हमारे मिस हो गए यहाँ पर। इसके बाद में 9 आ गया दोस्तों, फिर देखो 10, 11, 12, 13। दोस्तों
यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं 2 पे क्या लगा दूँ, रूट लगा दूँ, तो 2 का वर्गमूल नहीं निकलता। इसलिए यहाँ पर क्या है हमारे पास में 2 परिमेय संख्या ना हो करके 2 क्या है हमारे पास में एक अपरिमेय संख्या है। सॉरी दोस्तों, 2 नहीं, रूट 2। यहाँ पर भी अगर मैं 3 के ऊपर भी क्या लगा दूँ, रूट लगा दूँ, तो रूट 3 भी हमारा क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद देखो 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 जब 4 पे रूट लगाते हैं तो इसका वर्गमूल कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। इसलिए जो अंडर रूट 4 है वो क्या है हमारे पास में, वो परिमेय संख्या कहलाएगी। और जिनका पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकलता दोस्तों, वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगी। दोस्तों आगे समझिएगा। दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आगे और परिमेय संख्याओं को समझते हैं। तो दोस्तों हमारे पास में एक प्राकृत संख्या होती है दोस्तों, प्राकृत संख्या, जिनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। जैसे इंसानों की अगर गिनती करें तो इंसानों की गिनती 0 से स्टार्ट नहीं होती है, इंसानों की गिनती 1 से स्टार्ट होती है। जैसे यहाँ पर मेरे पास सामने 5 टेबल लगे, तो जब मैं टेबलों की काउंटिंग करूँगा तो 0 से काउंटिंग नहीं करूँगा, क्योंकि ये हमारे पास में रियल है। जैसे यहाँ पर चेयर्स भी लगी हैं दोस्तों, 25-20 चेयर्स लगी हैं, तो इनकी काउंटिंग भी 0 से ना करके मैं 1 से करूँगा। तो दोस्तों जो प्राकृत संख्याएँ होती है ना, जो नेचुरल नंबर होते हैं, वो हमेशा 1 से काउंट किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6, और दोस्तों ऐसे गिनती बोलते बोलते मुझे अगले 3 दिन भी हो जाए, 3 घंटे भी हो जाए, तो गिनती तो खत्म होने वाली है नहीं। इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम इनफाइनाइट लगा देंगे, क्योंकि 1 से तो स्टार्ट होती है और अनंत तक की संख्या चलती है। इनको हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। दोस्तों जो दूसरी संख्या की बात करें, वो संख्या होती है हमारी पूर्ण संख्या। दोस्तों समझिएगा, पूर्ण संख्या क्या, देखो दोस्तों प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में एक ही डिफरेंस है कि जो पूर्ण संख्या है वो 0 से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इसको बोलते हैं हम होल नंबर। तो ये पूर्ण संख्या है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। तो 0 1 2 3 4 5 6, अगर इनमें भी मैं ऐसे गिनती बोलता रहूँगा चाहे 10 दिन भी हो जाए, तब भी गिनती तो खत्म होने वाली है नहीं। तो ये भी कहाँ तक रहेगी, इनफाइनाइट तक रहेगी। कहने का मतलब पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती है। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, पूर्णांक संख्याओं को समझेंगे। दोस्तों ये पूर्णांक संख्या क्या है हमारी, इनको भी समझना, क्योंकि ये हमारे बहुत काम आने वाली है। हमारे आगे वाले जो चैप्टर रहेंगे ना हमारे, उसमें बहुत काम आने वाले। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि इसके बीचों बीच तो क्या होगा, 0 होगा। जो पूर्णांक संख्या होती है उनके मध्य में क्या होता है, 0 होता है। और दोस्तों सीधे हाथ पर संख्या पॉजिटिव होती है, प्लस में होती है। मतलब कैसी होती है, धनात्मक संख्या होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6, इनमें भी क्या होता है दोस्तों, अनंत तक। मतलब ये हमारे पास में कौन सी दिशा है दोस्तों, ये राइट साइड है। दोस्तों कौन सी दिशा है, ये राइट साइड है। यहाँ पर संख्या कैसी होती है, धनात्मक। यहाँ पर संख्या कैसी होती है, धनात्मक संख्याएं होती है, प्लस वाली। और दोस्तों उल्टे हाथ की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर संख्या क्या होती है, माइनस की। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 और माइनस का 6। और दोस्तों ये संख्या भी हमारे पास में कहाँ होती है, अनंत तक होती है। तो दोस्तों जो पूर्णांक संख्या होती है ना, उसमें मध्य में तो क्या होता है, मध्य में तो होता है 0। मध्य में तो क्या होता है, 0। और जो राइट साइड होती है संख्या, वो होती है पॉजिटिव, और वो भी अनंत तक चलती है। और जो लेफ्ट साइड जो संख्या होती है दोस्तों, वो कैसी होती है, वो संख्या होती है ऋणात्मक होती है। क्या संख्या होती है दोस्तों, ऋणात्मक होती है। कहने का मतलब कैसी होती है, नेगेटिव, माइनस में संख्या होती है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, अगर इस दिशा से सीधे दिशा से मैं उल्टी दिशा में चलूँगा ना, तो जो पूर्णांक संख्या है ना, उनके मान में कमी होगी। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, ये कितना है, 6। 6 से छोटा कौन है, 5। 5 से छोटा कौन है, 4। 4 से छोटा 3। 3 से छोटा 2। 2 से छोटा 1। 1 से छोटा 0। और फिर 0 से भी छोटा होता है माइनस का 1, और माइनस का 1 से भी छोटा होता है माइनस का 2, माइनस का 3। इस प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ, ये संख्याओं का क्या है, घटता क्रम। कौन सा क्रम दोस्तों, घटता क्रम। दोस्तों याद कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि आगे हमारे बहुत काम आने वाला ये क्रम। और दोस्तों अगर हम उल्टी दिशा सीधी दिशा में चलते हैं तो यहाँ पर संख्याओं का मान बढ़ता है। जैसे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मैं एक संख्या कंपेयर करता हूँ, मैंने लिया माइनस का 6 और माइनस का 5। अगर ये दोनों संख्याओं को मैं देखता हूँ और परीक्षा में एक सवाल आ जाता है कि बताओ इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ चलने पर पूर्णांक संख्याओं के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है, मतलब बढ़ता है। वो घटता हुआ क्रम है, और ये कौन सा क्रम है, बढ़ता क्रम। कौन सा क्रम है दोस्तों, ये बढ़ता क्रम। तो कहने का मतलब ये माइनस का 6 और माइनस का 5, इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो दोस्तों इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या रहेगी, माइनस का 5 रहेगी। दोस्तों सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ आते हैं तो संख्याओं का मान घटता है, और उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जाते हैं तो संख्याओं का मान बढ़ता है। मध्य में हमारे 0 होता है, और सीधे हाथ पर संख्याएं पॉजिटिव होती है, और उल्टे हाथ पर संख्याएं नेगेटिव होती है। दोस्तों और आगे हम समझते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। दोस्तों देखिएगा कि एक संख्या होती है सम संख्या। एक संख्या तो होती है हमारे पास में सम संख्या। आप लोग 10वीं क्लास में पढ़ते हो तो बाखूबी संख्याओं को जानते हो, सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है। दोस्तों दोनों को हम एक साथ ही पढ़ लेते हैं। दोस्तों सम संख्या देखिएगा कि ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग देने पर शेषफल 0 रह जाता है, या फिर 2 का पूरा भाग चले जाता है, उन संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। और सम संख्या जो स्टार्ट होती है दोस्तों, वो 2 से स्टार्ट होती है। 2 4 6 8
10, 12, 14, 16, 18 इस प्रकार ये हमारी सम संख्या है जो भी अनंत तक चलती है दोस्तों। और दोस्तों विषम संख्याओं की बात करें तो विषम संख्या ऐसी संख्या होती है कि जिस संख्या में 2 का भाग देने पर शेषफल हमेशा क्या रहे, 1 रहे। उन संख्या या फिर 2 का उसमें पूरा भाग नहीं जाए उसे हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या। और विषम संख्या स्टार्ट होती है 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस प्रकार से संख्या भी अनंत तक चलती रहती है दोस्तों। मतलब कोई भी मैं एक संख्या ले लूँ, जैसे मैंने कितना ले लिया, 11 ले लिया, और 11 में किसका भाग दे रहा हूँ, 2 का भाग दे रहा हूँ, और 2 का भाग दूंगा तो 5 बार में कितना हो गया दोस्तों, 10 हो गया, और घटाने पर कितना आ गया, 1, तो शेषफल कितना रह गया, 1। मतलब ऐसी संख्या है कि जिसमें 2 का भाग देने पर शेषफल 1 रह जाए, ये संख्या तो क्या कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी दोस्तों। और दोस्तों सम संख्या क्या है, जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया, मैंने ये ले लिया दोस्तों, मैंने 24 नंबर ले लिया, और अगर मैं इसमें 2 का भाग देता हूँ तो 2 एकम 2, बचा कितना, 0। आगे पड़ोसी को बुलाएंगे कितना है, 4, और 2 का पड़ा 2 बार बोलेंगे कितना आ गया, 4, और घटाएंगे तो 0। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि किसी भी संख्या में 2 का भाग देने पर अगर शेषफल क्या रह जाए, 0 रह जाए ना, तो वो संख्या क्या कहलाएगी, ये संख्या कहलाएगी हमारी सम संख्या। ये संख्या क्या कहलाएगी हमारे दोस्तों, सम संख्या कहलाएगी। तो आगे समझते हैं परिमेय संख्या। दोस्तों एक संख्या होती है हमारे भाज्य संख्या दोस्तों, और एक संख्या होती है हमारे अभाज्य संख्या दोस्तों। इन दोनों संख्याओं को भी हम एक साथ ही समझ लेते हैं। एक संख्या होती है भाज्य संख्या और एक होती है हमारे अभाज्य संख्या। तो दोस्तों इन दोनों संख्याओं को भी हम एक साथ ही समझ लेते हैं। दोस्तों समझिएगा, रट्टा नहीं मारना है, ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिएगा कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, काउंटिंग लिखता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है दोस्तों, 9 और ये 10। मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक की गिनती लिख ली है, और इसी गिनती से हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि हमारा भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं से कॉन्सेप्ट क्या है। दोस्तों यहाँ देखिएगा कि इस 1 से अगर मैं पकड़ के इससे पूछूं कि भाई 1 तू किस किस के पहाड़े में आता है, तो 1 क्या बोलेगा, भाई मैं तो खुद के पहाड़े में आता हूँ। 1 क्या बोलेगा, इसके अलावा तो 1 किसी और के पहाड़े में आता भी नहीं है। भाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा कि जिस संख्या के 2 से ज़्यादा, 2 से अधिक टुकड़े हो जाए, मतलब क्या हो जाए, 2 से अधिक फैक्टर या फिर गुणनखंड या फिर टुकड़े, 2 से अधिक टुकड़े हो जाए, तो दोस्तों वो संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। वापस सुना दोस्तों, जिस संख्या के 2 से ज़्यादा टुकड़े हो जाए वो संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। और परिभाषा की भी हम बात करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है हमें कि अभाज्य संख्या, कि भाई जिस संख्या के केवल मात्र केवल कितने टुकड़े हों, केवल 2 ही टुकड़े हों। कितने टुकड़े हों दोस्तों, 2 ही टुकड़े हों, तो वो संख्या क्या कहलाएगी, हमारी अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो दोस्तों वापस समझना कि मैंने यहाँ गिनती लिखी थी और 1 को मैंने पकड़ा था, और 1 से मैंने पूछा था कि तू किसके पहाड़े में आता है, तो 1 क्या बोलता है, मैं तो सिर्फ 1 के पहाड़े में आता हूँ। और यहाँ पर देखो 2 से अधिक टुकड़े और केवल 2 टुकड़े, तो दोस्तों 1 का तो सिर्फ 1 ही टुकड़ा है, इसलिए 1 ना तो भाज्य संख्या होती है ना अभाज्य संख्या होती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है, क्योंकि दोनों की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाता ये। दोस्तों अगर आगे बढ़े और आगे देखिए 2 से, तो 2 को पकड़ के हम पूछते हैं भाई 2 तेरे कितने टुकड़े, तो देखो 2 क्या बोलता है, 1 तो मैं 1 के पहाड़े में आता हूँ और 1 मैं खुद के पहाड़े में आता हूँ। दोस्तों पॉइंट यहीं पर ये, एक तो ये 1 के पहाड़े में आता है और 1 खुद के पहाड़े में आता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसके कितने टुकड़े हो पा रहे हैं, इसके केवल 2 ही टुकड़े हो पा रहे हैं। जब 2 ही टुकड़े हो पा रहे हैं दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि जो 2 है ना वो हमारी अभाज्य संख्या है। दोस्तों 2 क्या है, हमारी अभाज्य संख्या। क्यों है, क्योंकि ये 1 तो 1 के पहाड़े में आता है और 1 स्वयं के पहाड़े में आता है, और इसके केवल कितने टुकड़े, 2 टुकड़े, तो यहाँ पर ये अभाज्य संख्या हो गई दोस्तों। अगर आगे बात करें तो आगे 3 आता है। अगर 3 से भी पकड़ कर पूछे तो दोस्तों देखिएगा कि 3 एक तो 1 के पहाड़े में आता है और 3 के पहाड़े में आता है, इसके अलावा किसी के पहाड़े में नहीं आता। जो 3 भी फिर हमारे पास में कौन संख्या हो गई, अभाज्य संख्या। केवल जिसके 2 टुकड़े होंगे वो संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। दोस्तों अगर 4 को पकड़ के पूछते हैं तो देखिएगा ये 4 1 के पहाड़े में आ गया, यही 4 2 के पहाड़े में आ गया, और यही 4 4 के पहाड़े में आ गया। तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा टुकड़े हो गए, कितने, 2 से अधिक टुकड़े हो गए। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जो 4 है ना वो संख्या क्या है, भाज्य संख्या। यहीं पर हमारे परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाता है कि पहली या फिर सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है। दोस्तों सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है। और एक सवाल और बन जाता है परीक्षा में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। ये 2 ऐसी एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और एक अभाज्य भी है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि 2 भाज्य करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि नियम ये कहता है कि भाज्य संख्या अभाज्य संख्या वह संख्या है जो 1 के पहाड़े में आती है और स्वयं के पहाड़े में, मतलब खुद के पहाड़े में आती है, उन संख्याओं को बोलते हैं। दोस्तों आगे अगर बात करें तो 5 से हम बात करें, इसको पकड़ के पूछे तो ये भी बोलेगा, ये बोलता है भाई 1 के पहाड़े में आता हूँ और 5 के पहाड़े में आता हूँ, इसके अलावा तो किसी के पहाड़े में आता ही नहीं हूँ। तो इसके भी केवल कितने टुकड़े, 2 टुकड़े। तो यहाँ पर जो 5 है ना वो भी हमारे पास में क्या है, अभाज्य संख्या है। दोस्तों भाज्य और अभाज्य संख्या कॉन्सेप्ट में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है,
क्योंकि दोस्तों आगे जो सवाल होंगे हमारे हमें पता होना चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड हमें उसके आने चाहिए। आगे देखिएगा दोस्तों, जो 6 है, 6 से अगर पकड़ कर पूछते हैं तो 6 1 के पाड़े में आता है, 2 के पाड़े में भी आता है, 3 के पाड़े में भी आता है और 6 के पाड़े में भी आता है। मतलब इसके कितने टुकड़े हो गए? 4 टुकड़े। तो दोस्तों नियम कौन सा लगा? 2 से अधिक टुकड़े किस हो रहे हैं इसके, तो आगे इसका मतलब ये जो 6 है ना वो भी हमारे पास में भाज्य संख्या है। 7, अगर 7 की बात करें दोस्तों तो 7 एक के पाड़े में आता है और खुद के पाड़े में आता है, एक के इसके अलावा किसी के पाड़े में नहीं आता, एक के पाड़े में और खुद के पाड़े में। तो इसके 2 टुकड़े हो पा रहे हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर जो 7 है ना वो भी कौन संख्या है हमारे पास में? अभाज्य संख्या है। अगर 8 की बात कर दे दोस्तों तो 8 देखिएगा 1 के पाड़े में भी आता है, 2 के पाड़े में भी आता है, 4 के पाड़े में भी आता है, 8 के पाड़े में भी आता है। मतलब 2 से अधिक टुकड़े हो पा रहे हैं इसके, तो इसका मतलब जो 8 भी है ना दोस्तों वो हमारे पास में कौन संख्या है? भाज्य संख्या है। दोस्तों अगर 9 की बात करें तो दोस्तों देखिएगा 9 एक तो 1 के पाड़े में आता है, एक 3 के पाड़े में आता है और एक 9 के पाड़े में आता है। कहने का मतलब है इसके भी 2 से ज़्यादा टुकड़े हो गए, इसका मतलब जो 9 है ना वो भी हमारे पास में क्या है? एक हमारी भाज्य संख्या है। तो दोस्तों ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब आप लोगों से किसी भी संख्या के लिए पूछा जाए, जैसे मैं यहाँ पर बोल दूँ कि भाई 12 क्या है? भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, तो आप तुरंत बता पाओगे ये 12 1 के पाड़े में आता है, 2 के पाड़े में आता है, 3 के पाड़े में आता है, 4 के पाड़े में भी आता है और 6 के पाड़े में आता है, 12 के पाड़े में आ गया। इसका मतलब इसके 2 से ज़्यादा टुकड़े हो गए तो ये संख्या भी कैसी रहेगी? भाज्य संख्या रहेगी। अगर दोस्तों मैं अगर 13 की बात करूँ दोस्तों, 13 देखो संख्या, अपने आप इससे पूछो कि भाई तो किस किस के पाड़े में आता है? ये बोलता है मैं तो 1 के पाड़े में आता हूँ और 13 के पाड़े में आता हूँ, इसके अलावा किसी के पाड़े में नहीं आता। तो कहने का मतलब ये संख्या क्या रहेगी? हमारे पास में अभाज्य संख्या रहेगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी नहीं हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और भी अच्छे समझाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों प्रश्नावली 1.1 का हम पहला सवाल करने जा रहे हैं और जो पहला सवाल है कि अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो दोस्तों अभाज्य संख्या है, अभी हम सीखे थे कि अभाज्य संख्या क्या क्या होती है दोस्तों। तो अभी हमने देखा था कि अभाज्य संख्या तो सबसे छोटी संख्या होती है 2, फिर उसके बाद में है 3, फिर उसके बाद में है 5, फिर उसके बाद में 7, फिर उसके बाद में है 11, फिर उसके बाद में है 13। तो दोस्तों ये हमारी अभाज्य संख्या है। इन संख्याओं से हमें डिवाइड करके इनके टुकड़े करने छोटे छोटे। तो दोस्तों देखिएगा कि जो पहला सवाल हमें मिला है वो है 140 के अभाज्य गुणनखंड करने। दोस्तों तो यहाँ लिखेंगे हम 140 और 140 क्या करेंगे हम? गुणनखंड करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि जो 2 का नियम है वो 2 का नियम क्या होता है आप सभी लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता तो फिर भी आप देखिएगा कि जिस संख्या का इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर क्या हो 8 हो, अगर कोई इकाई का अंक आता है तो उस संख्या में 2 का पूरा भाग जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर देखो 1 तो छोटा पड़ गया और 4 को कर लेते हैं शामिल, तो हो गया 14। 2 के पाड़े में 14 आता है 7 बार और 0 का 0। दोस्तों फिर यहाँ पर देखो इकाई का अंक कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, तो वापस हम 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग है दोस्तों। तो देखते हैं कि 2 के पाड़े में 7 तो नहीं आता लेकिन 6 आता है। कितनी बार आता है? 3 बार आता है। और दोस्तों एक हासिल यहाँ चल जाएगी तो ये हो गया 10 और 10 कितनी बार में आता है? 5 बार में। दोस्तों अब देखिएगा इस संख्या का इकाई का अंक कितना आ रहा है दोस्तों, तो इकाई का अंक कितना आ रहा है हमारे पास? 5 आ रहा है और 5 यहाँ पर नियम में हमारे लगता नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगर 3 को ट्राई करें हम तो 3 का नियम क्या होता है कि पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? संख्या, कोई संख्या है उस संख्या का हमें क्या करना पड़ेगा? योग करना पड़ेगा। और योग करने के बाद हमें देखना पड़ेगा कि उस संख्या में 3 का भाग जाता है या फिर नहीं जाता। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए 3 के एग्जाम्पल के दोस्तों एक मैंने यहाँ पर एक संख्या लिख दी 72 संख्या लिख दी और 72 को अगर मैं जोड़ दूँ तो जोड़ने पर कितना हो जाता है? 9। मतलब इसके अंकों को मैं जोड़ दूँ तो कितना होता है? 9। और देखो 3 के पाड़े में 9 आता है तो इसका मतलब ये दोस्तों कि 72 में भी 3 का पूरा भाग जाता है। दोस्तों एक संख्या और मिलूँ, जैसे मैंने लिख दिया 84, तो मैंने संख्या क्या ले ली? 84। और 84 अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो जोड़ने पर कितना रहता है? 12। तो यहाँ पर देखो 3 के पाड़े में 12 भी आता है तो इसमें 3 का पूरा भाग चला जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखना 35, तो 35 को मैं जोड़ता हूँ 3 + 5 और कितना हो गया ये? 8। और अगर मैं 3 का भाग लेता हूँ ना तो 3 के पाड़े में 8 आता नहीं, इसका मतलब 3 के पाड़े में 35 भी नहीं आता। और दोस्तों आगे जो संख्या है हमारे पास में वो कितनी है? 5 है। दोस्तों जो 5 का नियम है ना, उन संख्याओं का इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर क्या हो? 5 हो, उन संख्याओं में 5 का पूरा भाग चले जाता है। ऐसा हमें 5 के पाड़े में देखने को मिलता है। 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 3 15। तो इकाई का अंक या तो 5 आ रहा है या फिर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर इकाई का अंक 5 आ रहा है तो 5 का पूरा भाग चल जाएगा और 5 के पाड़े में 35 कितनी बार आता है? 7 बार आता है। अब दोस्तों आगे देखिएगा इसमें 7 का भाग जा ही रहा है तो इसमें किसका भाग जा रहा है? 7 का भाग जा रहा है। तो दोस्तों जो इसका जो हमारा आंसर होगा, जो हमारे अभाज्य टुकड़े होंगे, गुणनखंड होंगे, वो हो जाएगा 2 की घात 2, क्योंकि 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। तो दोस्तों ये क्या रहेगा हमारे इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और दूसरा सवाल हम करते हैं। दोस्तों दूसरा जो क्वेश्चन लिया है हमने वो लिया है 156 और इसके भी करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा इकाई का अंक कितना आ रहा है? 6। और दोस्तों यहाँ पर 6 आ रहा है तो 6 मतलब इसमें 2 का भाग पूरा चला जाएगा।
तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, इसमें 2 का भाग हम देंगे तो यहाँ पर दोस्तों ये कितना है, एक तो छोटा पड़ गया, तो आगे 5 को शामिल कर लेंगे तो 15 हो गया। तो देखते हैं कि 2 के पार्ट में 15 तो नहीं आता, लेकिन 15 से छोटा नंबर होता है 14, और 14 कितनी बार में आता है, 7 बार में आता है दोस्तों। और जब 15 में से 14 गया तो कितना बच गया, 1। जैसे ये 1 6 के पास आएगा तो कितना हो गया, ये 16 हो गया, और 16 कितनी बार में आता है, 8 बार में आता है दोस्तों। अब दोस्तों देखिएगा किसका भाग जा रहा है, इकाई का अंक कितना आ रहा है, 8। वापस से हम इसमें 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग देंगे दोस्तों। तो 2 के पाड़े में 7 तो नहीं आता, लेकिन 7 से छोटा नंबर होता है 6, और 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में। आगे हासिल कितनी गई, 1 और हो गया 18, और 18 कितनी बार में आता है, 9 बार में। अब दोस्तों इकाई का अंक कितना आ रहा है दोस्तों, 9 आ रहा है, और 9 इसमें आ नहीं रहा, तो यहाँ पर 2 का नियम नहीं लगेगा, 2 का भाग नहीं जाएगा दोस्तों। चेक करते हैं 3 का नियम। दोस्तों यहाँ पर संख्या कितनी है, 3 और 9 29। जब इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 12। तो 3 के पाड़े में 12 आता है ना दोस्तों, तो 3 के पाड़े में कितना आएगा, 39 भी आएगा दोस्तों, 29 नहीं 39 है, सॉरी। तो यहाँ पर हम 3 का भाग देंगे, तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 5 का भाग जाएगा नहीं, 7 का भी जा रहा है, 11 का। अब डायरेक्ट इसमें किसका भाग जा रहा है, 13 का, तो हम इसमें 13 का भाग देते हैं, तो कितनी बार गया, 1 बार। तो दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा, 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की घात 2 गुणा 3 1 बार है, और 13 भी कितनी बार है, 1 बार। तो ये हो गया इसके अभाज्य गुणनखंड दोस्तों। प्रश्न करते हैं, और तीसरा प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ इकाई का अंक कितना आ रहा है, 5। तो यहाँ पर दोस्तों 2 का नियम है, उसमें 5 तो आ नहीं रहा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को तो हम छोड़ देंगे, 3 का नियम ट्राई करेंगे दोस्तों देखिएगा 3 और 8 दोस्तों, ये कितना हो गया, 11 और 2 कितना हो गया दोस्तों, 13 और 5 कितना हो गया, 18। और 3 के पाड़े में 18 आते हैं, तो 3 के पाड़े में 38 25 भी आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम इसमें 3 का भाग देते हैं, 3 एकम 3, और यहाँ पर देखो 3 दूनी 6, हासिल कितनी आ गई, 2, तो ये हो गया 22, और 3 सत्ते 21, हासिल कितनी आ गई, 1, ये हो गया 15, और 3 पंजे 15। तो यहाँ पर दोस्तों 3 का पूरा भाग चले गया। फिर चेक करते हैं दोस्तों इसमें 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो जोड़ते हैं, 1 और 2 हो गया 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15। तो 3 के पाड़ में 15 आते हैं दोस्तों, तो 3 के पाड़ में 1275 भी आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 3 का फिर भाग देते हैं हम, कि 3 चौक 12 दोस्तों, हासिल आ गई 0, और ये कितना है 7, तो 3 दूनी 6, हासिल कितनी आ गई 1, और 3 पंजे 15 दोस्तों। फिर 3 का नियम हम ट्राई करते हैं दोस्तों, जब 4 और 2 कितना होता है, 6 होता है, और 6 और 5 कितना हो गया 11, और 3 के पाड़े में 11 आते नहीं, इसलिए 3 का भाग इसमें जाएगा नहीं दोस्तों। इसके बाद हम 5 का नियम ट्राई करते हैं, तो इकाई का अंक क्या क्या होना चाहिए, या तो 0 या 5, और यहाँ पर 5 आ रहा है दोस्तों, इसका मतलब इसमें 5 का पूरा भाग चले जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखना 4 तो छोटा पड़ गया, और छोटा पड़ गया तो आगे नंबर हम इसमें शामिल कर लेंगे, हो गया 42, और 42 5 के पाड़े में आता नहीं है, तो 40 आता है कितनी बार में दोस्तों, 8 बार में आता है। और देखो हासिल कितनी गई 2, जैसे 2 5 के पास गया तो ये होगा 25, और 25 कितनी बार में आता है दोस्तों, 5 बार में आता है दोस्तों। फिर इकाई का अंक कितना आ रहा है, 5, मतलब 5 का भाग जाएगा इसमें दोस्तों, देते हैं 5 का भाग, तो 5 एकम 5, हासिल कितनी गई 3, और 5 सत्ते 35। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि 17 खुद एक अभाज्य संख्या है, 17 सिर्फ 1 के पाड़े में आता है और 17 के पाड़े में आता है, इसका मतलब इसमें 17 का ही भाग जाने वाला है, तो ये हो गया। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा वो 3 की घात 2, 5 की घात भी 2, और कितना 17। तो दोस्तों ये क्या रहेगा इसका आंसर। अब दोस्तों हम चौथा प्रश्न करते हैं दोस्तों। अब हमारा जो चौथा प्रश्न है वो है 5005, इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो दोस्तों देखिएगा कि यहाँ पर इकाई का अंक कितना आ रहा है 5, तो यहाँ पर हम समझ चुके हैं, हम 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं, तो दोस्तों हमने पहले भी कक्षाओं में सीखा होगा कि डायरेक्ट हम स्पीड से करने वाले हैं, तो 5 का भाग देंगे दोस्तों इसमें, कि 5 0 0 और 1, मतलब 5 एकम 5 0 0 और 1। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा संख्या क्या है हमारे पास में, 1001। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा ना तो इसमें 2 का भाग जा रहा है, और 3 का नियम लगा के देखे तो ये 1 और 1 कितना होता है 2, और 3 के पाड़े में 2 आता नहीं है, और 5 का नियम भी नहीं लग रहा दोस्तों। वैसे तो हम किस का नियम याद रखेंगे, वैसे हम डायरेक्ट यहाँ पर 7 का भाग देकर देखते हैं दोस्तों, अगर चल जाता है तो ठीक है। यहाँ पर देखो दोस्तों डायरेक्ट 7 से ट्राई करते हैं, क्योंकि हमें करना पड़ेगा ऐसा हमारे एग्जाम के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि 7 एकम 7, बचा कितना दोस्तों 3, और ये हो गया 30, और 7 चौक 28 दोस्तों, 30 में से 28 बचा कितना 2, और 7 या 21, इसका मतलब यहाँ पर 7 का पूरा भाग चले गया दोस्तों। यहाँ पर हम 7 का भाग देते हैं दोस्तों, ये कितना है, एक छोटा बढ़ गया तो शामिल कर लेंगे, कितना हो गया 10, तो 7 एकम 7, और 10 में से 7 गया तो बचा कितना 3, ये हो गया 30, और 7 चौक 28 दोस्तों, बचा कितना 2, और 7 या 21। तो यहाँ पर दोस्तों 7 का पूरा भाग चला गया दोस्तों। फिर एक बार हम 7 से यहाँ पर ट्राई करेंगे तो 7 का पूरा भाग नहीं जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो हम यहाँ पर देखेंगे कि 143, तो इसमें किसका भाग जाएगा, 7 का नहीं जा रहा दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखेंगे 11 का भाग देकर देखते हैं दोस्तों एक बार हम यहाँ पर, क्योंकि 7 के बाद में जो अभाज्य संख्या है वो हमारी कितनी 11, तो 11 का भाग देते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखना 11 एकम 11, और 14 में से 11 बचे गए तो बचे कितने 3, और 11 तिया 33, मतलब कितनी बार गया 13 बार। और दोस्तों हम किसका भाग देंगे, अब 13 का भाग देंगे, कितनी बार आ गया 1 बार। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा वो रहेगा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो ये क्या रहेगा हमारा इसका आंसर दोस्तों। अब जो हमारा लास्ट सवाल है वो करते हैं हम। तो दोस्तों देखिएगा कि 74 29 को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा कि 2 5 7
11, 13, यहाँ पर एक अभाज्य संख्या है, तो दोस्तों देखना पड़ेगा किसका भाग जा रहा है। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों पहले इसमें किसका भाग जाएगा, 17 का भाग जाएगा दोस्तों। और 17 का भाग जाएगा कितनी बार, ये जाएगा 437 बार जाएगा दोस्तों। और फिर इसके बाद में हम भाग देंगे दोस्तों, वो जाएगा 19 का भाग जाएगा। और 19 का भाग कितनी बार जाएगा, 23 बार जाएगा दोस्तों। और फिर इसके बाद में 23 का भाग जाएगा दोस्तों कितनी बार में, एक बार। तो जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा 17, 19 × 23। तो दोस्तों ये क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा दोस्तों। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमें लाइक करें, हमारी वीडियो को अपने सहपाठी तक भेजें ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिल सके और भी अच्छी वीडियो हम आपके लिए प्रोवाइड करवा सके दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।